आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 प्रशासन राजनीति और शासन प्रबंध का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम रिवीजन के तौर पे करेंगे, इसलिए किसी भी टॉपिक पर हम बहुत डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, लेकिन सभी टॉपिक पर हम वो सभी बात करेंगे, वो सभी तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है एंड जहां से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है या आ सकता है। तो इस यूनिट का कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होगा। इससे पहले हम यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का 2004 से 2020 तक के सभी प्रीवियस प्रश्नों का अध्ययन हमारे चैनल पर हमारे चैनल के माध्यम से करवाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान के बारे में हम बेसिक जानकारी ग्रहण करेंगे। तो संविधान जो है आपका सरकार के संगठन, शक्तियों और कार्यों के संबंध में जो है नियमों का संग्रह है। एक तरह से संविधान प्रत्येक राज्य का जो है सर्वोच्च कानून होता है। यहाँ से आपका प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि संविधान जो है प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान में राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान में जो है राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का काम करता है, कार्यपालिका जो है कानून की व्याख्या करता है और न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का पालन करना। अब देखते हैं संविधान के जो है कई प्रकार होते हैं, जैसे लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, इस तरह से। तो लिखित संविधान जो होता है एक पुस्तक के रूप में होता है, उसमें सभी नियमों को जो है लिखित रूप में उसका संग्रह होता है, एक पुस्तक के रूप में होता है। और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, जापान और कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सभी देश हैं जिसका संविधान जो है लिखित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, भारत का जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे पुराना जो लिखित संविधान है अमेरिका का है और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारे भारत का संविधान है। इसके बाद जो है संविधान का एक अन्य प्रकार होता है लचीला, सरलता से जिसमें संशोधन कार्य जो है किया जा सके, उसमें जो संशोधन के लिए कुछ विशेष नियम और कठोर जो कानून है वो नहीं लागू होता, आसानी से आप जब चाहें तब उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संविधान होते हैं उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। और ब्रिटेन का जो आपका संविधान है वो लचीला संविधान है, उसके संविधान में जो है सरलता से संशोधन किया जा सकता है। अन्य या कठोर संशोधन के लिए सरकार को विधायिका में जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 2/3 बहुमत की आपकी आवश्यकता पड़ती है संविधान में। जो उस प्रकार के जो संविधान होते हैं उसे कठोर या अन्वय संविधान को कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण किस तरह से हुआ, ब्रिटिश काल में जो है संविधान का क्रमिक विकास कैसे हुआ, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा इसके संदर्भ में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773, आप याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित व विनियमित करने का पहला कदम यहाँ पर जो है आपका उठाया गया। बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है यहाँ पर दे दिया गया। पहले जो है बंगाल का गवर्नर होता था, उसे अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो है सबसे प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग बना। और वारेन हेस्टिंग जो है आपका 1772 में जिला कलेक्टर की अवधारणा का आरंभ जो है वारेन हेस्टिंग करता है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि जो है सबसे पहले जिला कलेक्टर की अवधारणा का आरंभ कौन करता है? वारेन हेस्टिंग करता है 1772 में। 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में आपका कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, इसी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला हमारा है पीट्स एक्ट, इंडिया एक्ट, जो है 1784 में आता है आपका पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में। यहां पर जो है दोहरे शासन का प्रारंभ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था आपका व्यापारिक मामला के लिए जो है इसका गठन किया गया था और राजनीतिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है गठन किया गया था। तो दोहरे शासन का प्रारंभ होता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। अगला हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट, जो आता है 1833 में आपका आता है चार्टर एक्ट।
कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है यहाँ पर दे दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला हमारा आता है चार्टर एक्ट 1853। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों का पहली बार यहाँ पर जो है पृथक्करण किया गया, उसको अलग किया गया। कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का जो है शुभारंभ यहीं से किया गया चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। अगला हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज को सौंपा गया। यहाँ पर जो है कंपनी से शासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश जो राजा होते थे उनको सौंप दिया गया भारत का शासन। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो है एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति यहाँ पर की गई। भारत शासन अधिनियम 1858। सभी अधिनियम के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, और मैं यहाँ पर बस उन्हीं चीजों को लिखी हूँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न जहां से आ सकता है, तो आप सभी चीजों को पॉइंट आउट कीजिए, सभी चीजों को ध्यान में रखिए कि किसके अंतर्गत जो है क्या बदलाव हुआ था, क्या जो है जोड़ा गया था और क्या किया गया था। अगला पॉइंट है आपका भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर यहाँ पर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर है, और ये जो है प्रथम वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय, यहाँ पर याद रखिए लॉर्ड कैनिंग को। अगला हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का जो है यहाँ आरंभ किया गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो है आरंभ होता है। अगला है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई, पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिकता को वैधानिकता मिला। यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए जो है अलग से निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज होती है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्विसदनीय शासन, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा तथा प्रत्यक्ष चुनाव का जो है सूत्रपात यहाँ पर किया गया। द्विसदनीय शासन का आरंभ जो है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ यहाँ से हुआ। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आरंभ होता है। प्रांतीय विषय को दो भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित, दो भागों में जो है यहाँ पर विभाजित किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है यहाँ पर होता है। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार यहीं से आरंभ होता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अगला है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935। प्रांतीय द्वैध शासन को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया यहाँ पर, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों से जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसे जो है केंद्र में जो है उसकी स्थापना कर दी गई द्वैध शासन का। इसके बाद आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसमें जो है भारत एवं पाकिस्तान दोनों को जो है दो अधिराज्यों में स्थापित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जो है ये हुआ, और नया संविधान बनने तक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शासन होगा। ये यहाँ पर जो है कहा गया कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है भारत का, तब तक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के ही आधार पर जो है शासन भारत में होगा। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का संविधान किस तरह से उसका निर्माण हुआ, किस तरह से जो है संविधान में किस तरह से जो है उसका गठन किया गया, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो सर्वप्रथम 1934 में जो है एम.एन. रॉय ने रखा था, और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में हम अभी जानते हैं। वो जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को जो है उसे स्वीकार किया गया। और जो हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना है उसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का जो है उसे आत्मा कहा जाता है, किसको? प्रस्तावना को। संविधान सभा की पहली बैठक जो है आपका वो
9 दिसंबर 1946 को होता है और उसमें जो है 207 सदस्य थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू होता है। 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान पारित होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। इसे बनने में आपका 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगता है संविधान बनने में। 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। संविधान सभा का जो है प्रतीक चिन्ह जो था आपका हाथी था। हाथी आपका संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह था। मूल संविधान में जो है आपका मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और अनुसूचियों की संख्या जो है 8 थी मूल संविधान में। वर्तमान में जो है आपका 465 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। 100 से अधिक जो है आपका संविधान में संशोधन हो चुका है अभी तक। यहाँ पर जो है 42वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़ा गया था और वो 3 शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 22 जुलाई 1997 को जो है राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को जो है संविधान द्वारा स्वीकृति मिली। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को, जो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, उसे जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा स्वीकृति मिली। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है उसे संविधान द्वारा स्वीकृति मिली। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है पहली बार 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसका जो गाने का जो समय है, अवधि है और मूलतः जो है यह बांग्ला भाषा में था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो आनंद मठ से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान में रखिए इसे। अब यहाँ पर जो है आपका संविधान निर्माण से संबंधित कुछ समितियां यहाँ पर मैं दी हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है संघ समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और इसमें जो है 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के संदर्भ में याद रखिए इसमें 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और इस समिति का गठन जो है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का जो स्रोत है, जो हमारे संविधान है भारतीय संविधान, उसका जो स्रोत है वो किन किन देशों से और क्या क्या जो है हमने ग्रहण किया है दूसरे देशों से, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हमारा संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जो कि है हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था कि जब तक जो है संविधान का जो है नया भारतीय संविधान नहीं बन जाता तब तक जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत का जो है शासन होगा। तो संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है इसी का है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इसके बाद जो है भारतीय शासन अधिनियम से जो है हमारा अभी न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल, अध्यादेश इत्यादि जो सभी चीजें हैं वो उसी इससे जो है हमारा अभी तक चल रहा है, उसी नियम के तहत जो है अभी तक चल रहा है। इसके अलावा जो है हम संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात, ये चार इंपॉर्टेंट चीज जो है हम अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ब्रिटेन से हमारा संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद शासन प्रणाली जो हमारा है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है और एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है वो भी हमारा जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है और आपातकालीन उपबंध जितने भी है वो हमने आयरलैंड से लिया है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से और मूल कर्तव्य जो है हमारा वो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से जो है हमने मूल कर्तव्य जो है रूस से ग्रहण किया गया है। अब यहाँ पर जो है हम कुछ जो है हमारा
विभाग गठित हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो है राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामला जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी है। वित्त मंत्री जो है लिकायत अली खां। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री आशफ अली और श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब हम अगला जो है पढ़ेंगे संविधान का भाग। 22 भाग, जो कि वर्तमान में 25 भाग हो चुका है, लेकिन लिखित रूप में जो है अभी तक 22 ही है। तो इस 22 भाग में जो है किस भाग में क्या सम्मिलित है वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका सीधे प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए जो है हम इसको देखेंगे। भाग 1 में जो है आपका संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो है इसमें उपबंध है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में आपका नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में जो है मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार है आपका अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद जो है इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य आपका जो है भाग 4 में ही है। भाग 5 में संघ, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघ न्यायपालिका, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये सभी जो है भाग 5 में है। इसका उपबंध है अनुच्छेद 52 से 151 तक में। भाग 6 में राज्य, कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी का जो उपबंध है आपका भाग 6 में है अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 में राज्य प्रमुख अनुसूची में जो है अनुच्छेद 238, बाद में जो है इसे रद्द कर दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 239 से 241। और भाग 9 में जो है आपका पंचायत और नगर पालिकाएं के संबंध में जो है उपबंध है अनुच्छेद 243 से 200 जो है 43 ओ तक जो है पंचायत और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका का उपबंध है। भाग 10 में अनुसूचित जाति क्षेत्र के संबंध में उपबंध है। भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध के जो है वो यहाँ पर उपबंध है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध दोनों ही संबंध का जो है भाग 11 में जो है उल्लेख किया गया है। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के संबंध में जो है उल्लेख है 264 से 230 अनुच्छेद तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में जो है उल्लेख है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे लोक सेवा आयोग, अधिकरण आदि के संदर्भ में उल्लेख है अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में निर्वाचन इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में जो है आपका निर्वाचन के संदर्भ में उल्लेख है अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 330 ए से 330 तक जो है इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके बाद भाग 17 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 2 हिंदी के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी, कि भाग 17 में जो है राजभाषा के संबंध में संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भाषा के संदर्भ में जो है उल्लेख किया गया है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण के संबंध में जो है उल्लेख है अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 368, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए अनुच्छेद 368 और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 अस्थायी और संक्रमण के संबंध में इसमें उपबंध है अनुच्छेद 369 से 352। और भाग 22 जो है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के संबंध में जो है इसमें उपबंध है अनुच्छेद 393 से 395। तो ये था आपका भाग, इसको आप ध्यान में रखिए कि कौन से भाग में किसके संदर्भ में जो है उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपका भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और जो है आपका भाग 12 संपत्ति से संबंधित है, भाग 10 जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र, भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ और क्षेत्र और जो है इसके अलावा भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 मूल कर्तव्य और भाग 1 तो इंपॉर्टेंट है ही संघ और उसके क्षेत्र। ये सभी भाग जो है आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, आ चुका है। अगला हम संविधान के जो है कुछ मुख्य अनुच्छेद हैं
395 अनुच्छेद है, उनमें से जो कुछ मुख्य हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये आपका अनुच्छेद 3 में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है आपका। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन के संदर्भ में जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है इसमें जो है 123 में इसका उपबंध किया गया है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 153 से 162 जो है राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालय का गठन के संदर्भ में जो है उपबंध या प्रावधान जो है किया गया है। अनुच्छेद 239 का क जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज, नगर पालिका का गठन और अन्य उपबंध से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 266 आपका जो है भारत और राज्यों की संचित निधियों का जो उपबंध है आपका अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के गठन की सिफारिश है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन के संदर्भ में जो है उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 320 जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्य के संबंध में जो है उपबंध है। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग के संदर्भ में उपबंध यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 330 जो है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान करता है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो है उपबंध है। अनुच्छेद 343 से 51 बहुत इंपॉर्टेंट, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा के संदर्भ में जो है इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से 360 जो है आपातकालीन उपबंध इसमें किए गए हैं। अनुच्छेद 360 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया का उपबंध इसमें किया गया है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो है अस्थायी उपबंध था, विशेष उपबंध था और इससे जो है अब हटा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 जो है डेट को जो है केंद्र सरकार द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया, अब ये नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचियां, जो 12 है, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में जो है राज्य 29 तथा संघ राज्य क्षेत्र जिसकी संख्या जो है 7 है का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते आदि के संदर्भ में जो है उल्लेख है। तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति या चयनित अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति आदि के बारे में शपथ का जो है प्रारूप जो है इसमें तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जो है चौथी अनुसूची में जो है इसका उपबंध है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध जो है छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित अनुसूचियां जो आपका संघ सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां जो है वो छठी अनुसूची में है। अब यहाँ पर हम देखते चलते हैं कि जो आपका संघ सूची है उसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाई जाती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची के विषयों पे। संविधान लागू होने के समय जो है इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे संघ सूची में और वर्तमान में जो है इसमें 98 विषय है संघ सूची में आपका। राज्य सूची जो दूसरा सूची है, राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र भी जो है इसमें जो है कानून बना सकता है। संविधान लागू होने के समय जो है इसमें 66 विषय थे राज्य सूची में और वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं।
और तीसरी जो आपका सूची है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है इस पर कानून बना सकता है। लेकिन कोई विवाद अगर उत्पन्न होती है, किसी भी कानून पर विवाद केंद्र और राज्य में उत्पन्न होता है, तो केंद्र द्वारा जो बनाए गए कानून को ही माना जाएगा और राज्य द्वारा बनाए गए कानून को नहीं माना जाएगा समवर्ती सूची के विषय के संबंध में। संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में जो है इसमें 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। अगला है हमारा 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 8वीं अनुसूची। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाओं का जो है उल्लेख 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है। 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम बनाता है। पहले संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था, भूमि सुधार अधिनियम को। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून और जो है इसे 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। 29 विषय जो है पंचायती राज कार्य करने के लिए जो है उसका 29 विषय का जो है इसमें उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जो है यह संविधान में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची आपका जो है अंतिम अनुसूची, 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कार्य करने के लिए जो है इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जो है यह जोड़ा गया था संविधान में। अब हम यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी है, तो इसे हम देखते हैं। 1948 में गठित एसके धर ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी। एसके धर ने 1948 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी। 1948 में गठित जेवीपी समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया था, इनके सिफारिश को। विरोध में जो है इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टामी जो श्री रामुल्लू है वो 56 दिनों का आमरण अनशन किए थे और उसके बाद जो है उनका निधन हो गया था। इसी के परिणाम स्वरूप जो है आपका 1953 में जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और यह जो है भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए जो है इसका गठन किया गया था 1953 में। ये याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ। इसके बाद जो है 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसके आधार पर जो है 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन हुआ 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। 1960 में आपका जो है बंबई को महाराष्ट्र यानी मराठी भाषा और गुजराती भाषी क्षेत्रों के लिए जो बंबई को 2 राज्यों में जो है 1960 में इसका गठन कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात का। 1961 में 10वें संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली को जो है केंद्र शासित क्षेत्र में 1954 में जो है यह दादर नगर हवेली आपका 1954 में जो है पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था। इसे 10वें संशोधन 1961 द्वारा इसे केंद्र शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। 1962 में 12वें संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को जो है संशासित क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया। गोवा जो है 1987 में पूर्ण स्वराज 25वां पूर्ण स्वराज राज्य जो है गोवा 1987 में बना था। 1962 में पुदुचेरी 14वें संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना। 1963 में जो है आपका नागालैंड 1963 में नागालैंड जो है 16वें राज्य के रूप में गठित हुआ। 1966 में पंजाब से हरियाणा 17वां राज्य बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना और 1972 में जो है मणिपुर जो है 19वां राज्य और त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां राज्य बनना और इन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में। 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना और 1987 में मिजोरम जो है 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही 24वां राज्य बना। ये सभी याद रखिएगा कि सिक्किम 22वां राज्य बना कब? 1975 में। इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपका। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है आपका, जो 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से जो है इसका गठन किया गया, इसको अलग किया गया। उत्तराखंड 27वां राज्य है, जिसको 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। झारखंड 28वां राज्य है, जिसे 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग किया गया। और तेलंगाना आपका 29वां राज्य है आपका तेलंगाना है, जो फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके गठित किया गया, इसका गठन किया गया। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार।
भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है। जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण का उत्तरदायित्व, प्रश्न यहां से आ चुका है आपके एग्जाम में। संरक्षण का उत्तरदायित्व जो है उच्चतम न्यायालय पर होता है मौलिक अधिकार का। इसे लागू करने का जो है लागू करने के लिए जो है पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इसमें जो है संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकार में जो है संशोधन हो सकता है। आपका प्रश्न एग्जाम में आता है जैसे कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा जो है गलत है, तो उसमें ये आ सकता है संशोधन हो सकता है या संशोधन नहीं हो सकता, इस तरह से जो है ऑप्शन आता है। तो सारी चीजें ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय आपात के समय स्थगित किया जा सकता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जो है सभी मौलिक अधिकार को। राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 352 में है, आपका राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में जो है इसका उल्लेख है। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में क्या होगा कि सभी मौलिक अधिकार को जो है स्थगित किया जा सकता है, दो छोड़कर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से जो है मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। अब हम एक एक करके जो है सारे मौलिक अधिकार को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में सबके लिए जो है एक समान कानून एवं समान रूप से लागू जो है कानून जो है एक समान होना चाहिए और उसे जो है समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। ये जो है हमारा मौलिक अधिकार है और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से आ चुका है। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन है के विषय में जो है अवसर की समता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, ये जो है आपका अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत, सेना के अलावा अन्य कोई उपाधि जो है राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में जो है 7 स्वतंत्रता का अधिकार था और वर्तमान में जो है 6 स्वतंत्रता का अधिकार है। 44वें संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया और इसे जो है अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो हमारा 6 जो है स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत जो है हमारा प्रेस का स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित शांतिपूर्वक जो है बिना हथियार के हम शांतिपूर्वक एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का अधिकार है, हमें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है, कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने का अधिकार, ये सभी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद जो है 21 के क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध का प्रावधान किया गया है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में इसका जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। वैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को जो है कारखानों, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो है मौलिक अधिकार है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के प्रावधान के अनुसार जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में जो है धर्म के आधार पर कर देने की बाध्यता नहीं है, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत किया गया है। पांचवा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से
30 में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इसमें जो है उसे सरकार रोक नहीं सकती। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। इसका प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हमारा, वो अपना शिक्षा संस्थान जो है स्थापित कर सकता है, उसे चला सकता है और बिना किसी भेदभाव का जो है सरकार को जो है अनुदान उसको देना पड़ेगा। इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 30 में है। और छठा हमारा जो है मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। और इसे जो है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा इसे कहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान का आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में रीट याचिका का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जो है नागरिक को उच्च या उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी किसी के साथ भी अगर मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय को जो है 5 प्रकार का जो है रीट याचिका का अधिकार है। 5 प्रकार का रीट याचिका जारी करके जो है उसका समाधान कर सकता है उच्चतम न्यायालय। वो 5 प्रकार के रीट याचिका है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार के रीट जारी करके जो है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार से पीड़ित जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो है सुनवाई कर सकता है। हमारा अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करे। मूल कर्तव्य से आपका प्रश्न आ चुका है, ध्यान में रखिएगा सभी मूल कर्तव्य। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहे। सभी लोगों में धर्म, भाषा, प्रदेश से परे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये सभी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा माता पिता यानी कि जो संरक्षक है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर जो है बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये सभी जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। सभी जो हमारे भारतीय नागरिक हैं सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हमारे देश के प्रति जो है ये मौलिक कर्तव्य का पालन करें। अगला टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसका उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दूसरा है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन। चौथा है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। पांचवा है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। छठा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। सातवां है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 42वें संशोधन द्वारा जो है 48वां अनुच्छेद जो है जोड़ा गया। इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है प्रावधान किया गया। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण आएगा, तो इस तरह से प्रश्न आता है। सभी चीजों को ध्यान में रखिए। 8वां है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। और 9वां है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये सारा जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है हमारा नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है नागरिकता हम जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा, ये सभी प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। केवल नागरिकों को जो है कुछ विशेष अधिकार है, वो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा जो है प्रदत्त मूल अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पर नियुक्ति का अधिकार, लोकसभा और राज्यसभा के लिए मतदान की पात्रता, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अहर्यता, ये सभी जो है केवल नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त है। और भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर होती है? अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर हो जाएगी, नागरिकता का परित्याग करने पर हो जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी जो है भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा संघीय विधान पालिका, जिसके अंतर्गत हम संसद, सबसे पहले संसद को पढ़ेंगे। संसद जो है आपका भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। यहां से संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकसभा देखेंगे। लोकसभा जो है संसद का निचला सदन होता है। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है चुने हुए प्रतिनिधियों से जो है ये लोकसभा का गठन होता है, यानी कि लोगों का सदन जो है लोकसभा है। सदस्यों की अधिकतम संख्या इसमें 552 होती है, हो सकती है 530 राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से। राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से जो है 2 प्रतिनिधियों का जो है इसमें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 प्रतिनिधियों का गठन कर सकते हैं। लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में जो है इसकी संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39 और दिल्ली 7। लोकसभा की कार्यअवधि जो है 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष होता है। कार्यकाल के दौरान आपातकाल की घोषणा पर जो है संसद इसका कार्यकाल एक समय में जो है 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यह अधिकार संसद को है। 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता एक बार में। एक समय में जो है 1 वर्ष ही संसद इसके कार्यकाल को बढ़ा सकता है। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में जो है इसे 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपका आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो निर्वाचित सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को जो है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है सदन के प्रमुख प्रवक्ता होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। और कार्य संचालन का जो उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा अध्यक्ष पर होता है। अध्यक्ष का कार्य कौन कौन सा है वो हम देखते हैं यहाँ पर। लोकसभा की अध्यक्षता करना, उसमें अनुशासन, गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना। इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायित्व नहीं होता है। वह लोकसभा में संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में जो है वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति वरीयता देखें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है चौथे क्रम पर आता है। सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री और चौथा जो है लोकसभा अध्यक्ष आता है वरीयता क्रम में। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला परिषद है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का परिषद होता है। संसद की जो है यह ऊपरी सदन है। इसमें जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है अभी 245 है। उत्तर प्रदेश में 34, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम, त्रिपुरा में सिर्फ 1। कार्यकाल जो है इसका 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति जो है सदस्यों में से किसी एक को जो है उपसभापति बनाया जाता है। तो ये था हमारा राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगला टॉपिक है हमारा संसदीय अधिवेशन। सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ज्यादा कुछ डिटेल्स में यहाँ पर मैं नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ वहीं से बात कर रही हूँ जहां से प्रश्न आ चुका है, आने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण है। संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सत्रों का आयोजन जो है राष्ट्रपति के विज्ञप्ति से जो है शुरू होता है। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है कितने माह का अंतर होता है? तो 6 माह का होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। बजट अधिवेशन जो है आपका जनवरी या फरवरी से मार्च या अप्रैल तक चलता है और सबसे अधिक समय जो है इसी में लगता है। इसका प्रारंभ, बजट अधिवेशन का जो है प्रारंभ होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। मानसून अधिवेशन आपका जुलाई से अगस्त तक चलता है। शीतकालीन अधिवेशन जो है आपका नवंबर से दिसंबर चलता है। ये समय आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में इससे प्रश्न आ चुका है। तो अगला जो है हमारा संघीय बजट। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 में जो है इसका उल्लेख किया गया है संघीय बजट का। कर लगाना, हटाना, नियमन करना, धन उधार लेना या कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले, सभी जो ये सब
जो ये है वो संघीय बजट के अंतर्गत आपका आता है। भारत की आपात या संचित निधि से धन की निकासी, जमा करना, बजट, सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में प्रस्तुत करना, पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर जो है सदन से पारित हो जाना चाहिए तथा उस पर जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। सामान्यतः जो है यह विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद ही जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा न स्वीकार कर सकता है और न ही कोई इसमें संशोधन कर सकता है। राज्यसभा जो है इस पर सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकता है। 14 दिनों के अंदर में जो है राज्यसभा जो है इसे लोकसभा को लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा के सिफारिश को जो है स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि राज्यसभा 14 दिन में नहीं लौटाती है तो वह जो है दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा अनुच्छेद 109 के अनुसार। संघीय बजट जो है सबसे पहले राज्यसभा से पारित होती है, उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि जो है राज्यसभा उसे 14 दिनों में नहीं लौटाती है लोकसभा को, तो क्या होगा, इस स्थिति में जो है उसे दोनों सदन से पारित समझा जाएगा और राज्यसभा जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकता, उसको अस्वीकार या स्वीकार नहीं कर सकता, केवल जो है सुझाव दे सकता है और उसके सुझाव को जो है लोकसभा मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, ये लोकसभा के ऊपर है। 2017 का जो बजट है वो 31 मार्च यानी कि अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही पारित हो गया था। यहां से प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में जो है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। अगला हमारा टॉपिक है भारत का संचित निधि, जिसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 266 के 1 में किया गया है। सभी राजस्वों से प्राप्त धन जो होता है वो संचित निधि में आता है, जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद, आयकर, संपदा कर, ऋण आदि जितने भी जो है इससे जो प्राप्त धन होता है वो भारत के संचित निधि में आता है। अगला है भारत का लोक लेखा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 के 2 में है। जितने भी लोक धन राशियां होती है वो सभी भारत का लोक लेखा में आता है। अगला हम देखते हैं भारत की आकस्मिक निधि, जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। इस निधि को स्थापित करने की शक्ति जो है वो संसद को है, यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। कौन सा? भारत की आकस्मिक निधि। वर्ष 2017 से जो है बजट 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को ही संसद में पेश किया गया। वर्ष 2017 से जो है रेलवे बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं जहां से प्रश्न आ भी चुका है, आ सकता है। संसद के कार्य संचालन का भाषा जो है हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों हो सकता है, लेकिन सदस्य अपनी जो है मातृभाषा में भी संसद को संबोधित करने की अनुमति ले सकता है। स्थगन संसद से संबंधित ये शब्द है। स्थगन क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा के बैठक का अंत और अगली बैठक का समय जो है निश्चित जो होता है वो स्थगन कहलाता है। सत्रावसान, लोकसभा अधिवेशन का अंत जो है उसे सत्रावसान कहा जाता है। लोकसभा भंग करना क्या होता है? 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर जो है लोकसभा स्वतः भंग हो जाता है। अवधि के मध्य राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, यानी कि बीच में ही जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो है इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्नकाल क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा का पहला घंटा जो है सवाल पूछने के लिए होता है, उसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, 12 बजे का समय होता है, ना अपराह्न मध्य और ना ही अपराह्न जो है पश्चात। वो जो है पूरा 12 बजे का समय होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान है। संशोधन की जो है 3 प्रक्रिया होती है। साधारण बहुमत से, नए राज्यों का निर्माण जो है साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से क्या क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं जो है साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा जो संशोधन का प्रक्रिया होता है विशेष बहुमत से, जिसमें जो है कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले जितने भी सदस्य उनका 2/3 बहुमत जो है मिलना चाहिए, तभी जो है विशेष बहुमत से जितने भी जो है कार्य संशोधित हो सकता है वो होगा। जैसे कि न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकार के संबंध में शक्ति को छोड़कर अन्य सभी संशोधन जो है इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, तीसरा जो संशोधन का प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। विशेष बहुमत यानी कि जितने भी मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत और राज्यों
राज्य जो है उनके आधे सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, तभी जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा। विशेष बहुमत द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची का कोई भी एक विषय, और वस्तु एवं सेवा कर जो आपका जीएसटी था वो भी विशेष बहुमत से ही, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन से पारित हुआ था। तो ये सभी जो विषय हैं ये सभी विशेष बहुमत से जो है संशोधित होने वाली विषय हैं। संविधान के जो है 42वें संशोधन को अब तक का सबसे बड़ा संशोधन माना गया है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसियां, ये सभी जो है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। संघीय कार्यपालिका में देश के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। ये याद रखेगा, संघीय कार्यपालिका में जो है देश के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकते हैं, ताजा चुनावों की घोषणा कर सकते हैं, राज्यों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं, राज्यों की जो सरकार है उसको भंग कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही है जो है राष्ट्रपति ये सारे कार्य कर सकते हैं, बिना परामर्श के नहीं कर सकते। भारत के जो है सत्र बुलाने जो है शस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के शस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति। भारत में जो है राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के अनुसार। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इसकी योग्यता क्या होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, और चुनाव के समय जो है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक राज्य के विधायक, लोकसभा एवं राज्यों के संसद के मतदान द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है महाभियोग इस पर संसद लगा सकता है। इसे महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार एवं कर्तव्य जो है राष्ट्रपति का है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारत के राजदूतों आदि की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति किन किन को जो है नियुक्ति करता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रपति को जो है कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो धन विधेयक पेश करने के लिए जो है राष्ट्रपति से सहमति जरूरी है। संसद सत्र बुलाने, शुरू करने, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकती है। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, विधेयक पर जो है राष्ट्रपति का सहमति आवश्यक है। संसद सदस्यों के मनोनयन का जो अधिकार है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, ये भी जो है अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को है। सैन्य बलों का सुप्रीम पावर जो है राष्ट्रपति में सन्निहित होता है। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ समझौता, भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति, ये सभी अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार, यानी कि जो है किसी भी दोषी को, जो दोषी ठहराया गया है उसे उसका जो अपराध है वो क्षमा करने का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसमें जो मृत्युदंड भी जो है उसको भी राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 362 से 360, इसका अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है आपातकाल शक्ति जो है लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसी राज्य का संवैधानिक रूप से अक्षम होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 360 के अनुसार, और अनुच्छेद 360 के अनुसार ही आर्थिक संकट की स्थिति में जो है आपातकालीन शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक कार्यकारी अधिकारी तथा सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि वास्तविक कार्यकारी अधिकारी तथा सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुकी है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। 91वां जो संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, 15% से अधिक जो है वो नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्ति। मंत्रियों में विभिन्न विभागों का आवंटन करना, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश, उनके कार्यों के बीच तालमेल बनाए रखना। प्रधानमंत्री अपने पद से जो है त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति के विषय में जो है प्रधानमंत्री परामर्श दे सकता है। संसद सत्र बुलाने, सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुमोदन किसी भी समय प्रधानमंत्री कर सकता है। सदन पटल पर जो है सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री कर सकता है। प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होता है आपके नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का और अंतरराष्ट्रीय परिषद, ये सभी का जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। सत्ताधारी दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो ये सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री को जो है प्राप्त है। अगला हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है राष्ट्रपति की सहायता करने, सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। धारा 74 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है देश का सर्वोच्च शासक होता है। वास्तविक कार्यकारी जो है शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न आ चुका है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये 3 मंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। अगला हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी कि दिल्ली में अगर आप कोई भी व्यक्ति है जो दिल्ली नहीं जा सकता तो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेकर जो है वह किसी अन्य स्थान पर जहां वो व्यक्ति चाहता है वहां पर जो है उसकी सुनवाई किया जा सकता है। योग्यता जो है इसका होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्ष तक वकालत या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो। वह राष्ट्रपति की राय में जो है लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेता हो। यानी कि राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति अगर उसको योग्य समझे कि हाँ ये जो है अच्छा विधिवेता है तो ही जो है वह न्यायपालिका के पद पर आसीन हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 124 के अनुसार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 6 अक्टूबर 1993 को जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो है न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के राय को वरीयता देनी चाहिए। वरीयता न देने की स्थिति में जो है उन्हें कारण बताना पड़ेगा। यानी कि जो है 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय जारी किया जिसके अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो उसे जो है मुख्य न्यायाधीश से राय लेना पड़ेगा और यदि उन मुख्य न्यायाधीश के राय को राष्ट्रपति नहीं मानता है तो उसको जो है कारण बताना पड़ेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में जो है कुल मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या जो है 31 है। 30 अन्य सदस्य और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, सभी मिलाकर जो है वर्तमान में 31 और सदस्य संख्या है। इसकी कार्य अवधि जो होता है 65 वर्ष की आयु तक जो होता है
इसका कार्यकाल होता है। उच्चतम न्यायालय जो है न्यायाधीश का समस्त वेतन एवं भत्ते जो है भारत के संचित निधि पर जो है भारित होता है। संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा जो है 2009 में किया गया। ये जो है संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा 2009 से, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना संपत्ति की जो है अपनी इच्छा से जो है अपनी संपत्ति की घोषणा करेगा। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है। तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, यानी कि यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत संघ और राज्य दोनों के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होगा उसमें जो है उच्चतम न्यायालय जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है। भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, इस पर जो है उच्चतम न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीलीय जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है। आपका देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। संवैधानिक विषय से संबंधित दीवानी विषय, आपराधिक विषय, विशेष अनुमति से अपील, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार, अंतरण क्षेत्राधिकार, अंतरण यानी कि स्थानांतरण क्षेत्राधिकार, ये सभी पर जो है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। सभी पर उच्चतम न्यायालय जो है वो कार्रवाई कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में जो है उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान है। कुल उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है 1 जनवरी 2019 को जो है ये दो उच्च न्यायालय बना। सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है, सबसे पुराना। 1862 में इसका जो है गठन हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय याद रखिएगा, सबसे पुराना उच्च न्यायालय, और सबसे नया जो है अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2019 में। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यपाल के परामर्श पर। अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों को हस्तांतरण का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष से अधिक, राष्ट्रपति जो है अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश जो कि अस्थायी होता है, इसकी जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर सकता है, लेकिन 2 वर्ष से अधिक नहीं। 2 वर्ष के लिए ही यह जो है किया जा सकता है। इसका योग्यता होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष की आयु से अधिक ना हो। उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, वही जो है व्यक्ति योग्य हो सकता है। 42वें संशोधन द्वारा जो है 42वें संशोधन 1976 द्वारा जो है उसकी योग्यता, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है विख्यात न्यायविद हो, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक किसी न्यायाधिकरण का सदस्य रह चुका हो, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर रहा हो जिसके लिए जो है विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो। ये जो है 42वें संशोधन 1976 द्वारा योग्यता जो है उसमें और जोड़ा गया। इसका कार्य अवधि जो होता है वो 62 वर्ष की आयु तक होता है। न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। न्यायाधीशों को जो है महाभियोग द्वारा दोनों सदनों का जो है 2/3 बहुमत से जो है महाभियोग लगाकर न्यायाधीशों को जो है हटाया जा सकता है। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है लोक अदालत, पब्लिक कोर्ट, लोगों का न्यायालय जिसे कहा जाता है। कोर्ट में जितने भी पेंडिंग केस होते हैं उसको जो है खत्म करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1978 के तहत जो है लोक अदालत का स्थापना किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जो है इस अधिनियम के तहत जो है लोक अदालत की स्थापना की गई। कानूनी विवादों के जो है मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए जो है वैधानिक मंच है यह एक ऐसा मंच है जिसमें मैत्रीपूर्ण समझौता किया जाता है। 5 लाख तक के दावे पर जो है यह विचार कर सकती है लोक अदालत। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है मैत्रीपूर्ण यानी कि दोनों ही सदस्य की सहमति से जो है लोक अदालत अपना फैसला सुनवाता है, इसलिए इसका जो है फैसला जो है अंतिम निर्णय होता है। देश के लगभग सभी जिलों में जो है अस्थायी तथा सतत लोक अदालतों की स्थापना की गई है और दिल्ली में पहली लोक अदालत जो है 1985 में बैठा था। दिल्ली में सबसे पहला लोक अदालत जो है दिल्ली में बैठा था 1985 में। अगला है हमारा भारत का महान्यायवादी, जिसे शॉर्ट में जो है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI शॉर्ट में कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का नियुक्ति होता है। महान्यायवादी जो है
भारत सरकार का जो है पहला विधि अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय में जो है प्राथमिक वकील होता है। ऐसे व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है जिसके पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो है योग्यता होनी चाहिए, उसी को जो है महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है आसीन रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न यहां से आ चुका है। महान न्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन होता है, यानी कि जब तक जो है राष्ट्रपति का मन है, जब तक राष्ट्रपति का इच्छा है तभी तक जो है, और जब मन करेगा तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इसके बाद जो है किसी सदन या कैबिनेट का सदस्य नहीं, महान न्यायवादी जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मतदान में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन सदन को जो है वह संबोधित कर सकता है। सदन को संबोधित करने का अधिकार जो है महान न्यायवादी को होता है। अगला है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति जो है इसकी राष्ट्रपति द्वारा होता है। संचित निधि का जो है यह संरक्षक होता है। संसद या राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के बिना जो है खर्च नहीं किया जा सकता, संचित निधि में से जो है खर्च नहीं किया जा सकता। इसका देखभाल करना, इसका संरक्षण करना जो है, इस कार्य जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। अगला टॉपिक हमारा संघ लोक सेवा आयोग। संविधान द्वारा स्थापित ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करता है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 में जो है संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए जो है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 से 323 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। लोक सेवा आयोग का उदय जो है ब्रिटिश भारत में होता है वारेन हेस्टिंग के एवं कॉर्नवालिस जो था उसके प्रयत्न से जो है लोक सेवा का उदय ब्रिटिश भारत में ही होता है। लोक सेवा आयोग का नींव जो है वारेन हेस्टिंग रखता है। नींव कौन रखता है? आपका वारेन हेस्टिंग रखता है, और नया रूप जो प्रदान करता है वो कॉर्नवालिस करता है। लोक सेवा आयोग का जो है जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को, ये ध्यान में रखिएगा। लोक सेवा आयोग का जो है उसे जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। इसकी स्थापना का विशेष उल्लेख जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के जो है अधिनियम के तहत जो है इसका विशेष उल्लेख किया गया है। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन जो है आपका 1 अक्टूबर 1926 में होता है। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में। केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए जो है आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र तथा राज्यों के लिए सामान्य विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए व्यक्तियों का चयन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक। सदस्य जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। इसकी योग्यता जो होता है कि 10 वर्षों, न्यूनतम 10 वर्षों तक जो है अनुभव प्राप्त हो, उसी व्यक्ति को जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो है सदस्य के रूप में उसका गठन किया जाता है। अगला है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को होता है। 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना होता है। अनुच्छेद 324 से 329 में जो है इसका उल्लेख है 15 के अंतर्गत। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन जो है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है किया गया है। 1989 में जो है यह एकल सदस्यीय यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त निकाय था। 1989 तक जो है यह भारतीय निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय था, लेकिन 1993 में जो है इसे त्रिसदस्यीय कर दिया गया, जिसमें की है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो है होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल 6 वर्ष होता है 65 वर्ष की आयु तक। अन्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल होता है 6 वर्ष ही होता है, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक जो है होता है। सभी सदस्यों यानी मुख्य सदस्य और अन्य सदस्यों, सभी सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है उसको हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वाचन आयोग का जो है कार्य, यहां से प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिए। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू करवाना
और सांसद विधायक की अयोग्यता पर जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देना, ये सभी कार्य जो है आपका निर्वाचन आयोग का है। अगला टॉपिक है हमारा पंचायती राज। सत्ता में सबकी भागीदारी हो। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है सत्ता में सबकी भागीदारी। स्थानीय स्वायत्त शासन का सर्वप्रथम प्रयास जो है 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। 73वें संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज भारत में प्रशासन की मूल इकाई है, जिसे त्रिस्तरीय ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य 3 स्तर पर जो है इसका पंचायती राज का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, और ब्लॉक या तालुका स्तर पर जो है पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का या जिला समिति का। त्रिस्तरीय है हमारा जो पंचायती राज है, वो त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ, और अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ, ये दोनों ही जो है समिति ने पंचायती राज के जो है संस्थानों में कार्य प्रणाली में जो है कुछ सुधार के लिए सुझाव दिया था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति ने उसे त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था, और अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया था। प्रत्येक पंचायत का जो है निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो निर्धारित आयु है आपको, वो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। इसकी कार्य और शक्तियां क्या है वो हम देखते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए बनी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो 29 विषय है, जैसे भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो है पंचायत आते हैं। पंचायत के अंतर्गत ये सभी 29 विषय जो है इसमें आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नगर पालिका। ग्राम में जिस तरह से ग्राम पंचायत है, उसी तरह से शहरों के लिए जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जो है नगर पालिका का गठन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की संस्थाओं को जो है नगर पालिका कहा जाता है। यह भी जो है त्रिस्तरीय होता है। नगर पंचायत ग्रामीण व्यवस्था से नगरीय व्यवस्था में जो रूपांतरित हो रहा होता है, उसमें जो है नगर पंचायत होता है। नगर परिषद जो है छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और नगर निगम जो है बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए जो है होता है। इसका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। सदस्यता के लिए भी इसका भी आयु जो है 21 वर्ष होता है। 21 वर्ष। जिला स्तर पर जो है एक जो है जिला योजना समिति का गठन होता है, और हर महानगरीय क्षेत्रों में जो है एक महानगरीय योजना समिति गठित किया जाता है। 74वें संशोधन द्वारा जो है यह प्रावधान, राज्य में 2 प्रकार की समितियों का गठन, जिला स्तर पर जिला योजना समिति और महानगरीय क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति का प्रावधान किया गया। अगला हमारा टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होता है उसमें निहित होता है, और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां से प्रश्न आ चुका है। अब हम राज्यपाल देखते हैं। राज्यपाल जो है संघ एवं राज्य के बीच कड़ी का काम करता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया, और राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, जिसमें पहला होता है राज्य का संवैधानिक मुखिया के रूप में, और दूसरा होता है राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं नियुक्त होता है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान जो है 1956 में किया गया। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति का इच्छा हो। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से किसका जो पद है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत जो है होता है, तो ये जो है राज्यपाल का होता है। जब तक राष्ट्रपति का इच्छा हो तभी तक जो है राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है राष्ट्रपति उसे स्थानांतरित कर सकता है, या फिर जो है पुनः उसी राज्य में उसको नियुक्त कर सकता है, या किसी भी समय जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राज्यपाल इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर राज्यपाल अपने पद से हट सकता है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री। राज्य का जो है वास्तविक शासक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, यानी कि जितने भी राज्य विधानसभा में जो है मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनका जो है 2/3 जो है बहुमत जिसको भी प्राप्त हो
उसी को जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है करता है। मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना नहीं कर सकता। और मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से जो है यह राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद में जो है मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का कार्य और शक्ति क्या है वो हम देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, विभागों का विभाजन करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का काम, राज्य विधानमंडल का नेता और राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, नियुक्ति करने का जो शक्ति है, कार्य है, वो मुख्यमंत्री का होता है। अगला है हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान में रखिए, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। यानी कि महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करेगा। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे हम कहते हैं। 2005 में जो है यह अधिनियम लागू हुआ। सूचना पाने का अधिकार जो है देश के प्रत्येक नागरिक को जो है सूचना पाने का अधिकार है। उसके जो है सरकार के बारे में जानने का अधिकार है कि उसकी जो सरकार है वो कौन सी कार्य कर रही है, क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, कि सारा जो है जानने का अधिकार नागरिक को होता है। और इसी के लिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रावधान किया गया है। सरकारी कार्यकलापों में जो है पारदर्शिता होना चाहिए। प्रशासन में जो है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को लागू करना ही जो है सूचना के अधिकार का जो है मुख्य उद्देश्य है। 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक सेवकों द्वारा जो है सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जो है जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। और इसी समय मतलब 1975 में ही जो है सूचना के अधिकार से संबंधित जो है कुछ सुझाव दिए गए। आरटीआई अधिनियम को जो है 12 मई 2005 को पारित किया गया और यह जो है अधिनियम बना 15 जून 2005 को। और आरटीआई अधिनियम लागू जो हुआ 12 अक्टूबर 2005 को जो है यह लागू होता है। अगला है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। इसी के अंतर्गत सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही है, जिसमें जो है अनुरोध जन सूचना आयोग यानी पीआईओ जो है जो मामला होता है उस पर जो है जवाब देने का जो है 30 दिनों के अंदर है जो है जवाब मिल जाना चाहिए। अनुरोध सहायक जन सूचना के जो है क्षेत्र में होगा, जन सूचना के संदर्भ में होगा, तो जवाब 30 दिनों के अंदर में मिल जाना चाहिए। सूचना जो है अनुसूचित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो है भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन के विषय से संबंधित यदि होगा तो 45 दिनों के अंदर में जो है जवाब मिल जाना चाहिए। व्यक्ति या जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित अगर होगा तो जो है पीओआई जो है 48 घंटे के भीतर जो है जवाब देने की आशा रखता है। अगला है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत की एक परामर्शदात्री संस्था है यह केंद्रीय सतर्कता आयोग। स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया। 23 अगस्त 1998 को जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इसे संवैधानिक और बहुस्तरीय बना दिया गया। 2003 में जो है सीबीसी को जो है सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता मिला और एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और 2 अन्य सतर्कता आयोग जो है इसमें सदस्य जो है 3 सदस्य की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता जो है वो शामिल होते हैं। इनके सिफारिश पर जो है की जाती है। अगला टॉपिक है हमारा लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल को जो है आंग्ल भाषा में नागरिक लोकपाल भी कहा जाता है। नागरिक लोकपाल जो है भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकारी है एवं जनता के हित का जो है प्रतिनिधित्व करती है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में जो है संसद सदस्य, केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं। राज्य स्तर पर यही कार्य जो है लोकायुक्त का होता है। सेम जो कार्य जो है लोकपाल केंद्र स्तर पर करता है वही कार्य जो है लोकायुक्त राज्य स्तर पर करता है। लोकपाल में जो है 9 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। अगला है हमारा भारतीय वित्त आयोग, जिसे शॉर्ट में हम एफसीआई कहते हैं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। गठन जो है इसका अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। एक संवैधानिक व सांविधिक निकाय के रूप में जो है इसका गठन किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है।
इसमें जो है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य यानी कुल 5 सदस्य इसमें होते हैं। इस आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करने के लिए किया गया। पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में केसी नेगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया। और 14वें वित्त आयोग का गठन जो है आपका 2013 में यूवी रेड्डी की अध्यक्षता में जो है किया गया। अगला और इस यूनिट का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा वो है नीति आयोग, जिसे जो है पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग के स्थान पर जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक नया जो है संस्थान है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग या नीति आयोग जो है सांविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत स्थापित किया गया। प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जो है सांविधिक निकाय नहीं है, तो वो आपका योजना आयोग है, सांविधिक निकाय नहीं है। भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में जो है ये प्रश्न आपका आ चुका है। भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में जो है नीति आयोग देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है। नीति आयोग ने नीति व्याख्यान ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो है शुभारंभ करने की घोषणा की है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये थे आपके इस यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न आ चुका है, जहां से प्रश्न आने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी, उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आशा है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में कमेंट कीजिए।